वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद की उपस्थिति दिखाई दे रही है। सम्मेलन के दौरान उत्तरी गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में यूनानी औषधि संस्थान और दिल्ली में नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। तो सरकार द्वारा आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के विषय पर हम परिचर्चा करेंगे। आपके लिए इस विषय से संबंधित जानकारियों और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ रहेंगे आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटेचा जी। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में समूचे देश से श्रोता भाग ले सकेंगे। हम इस कार्यक्रम में फोकस करेंगे रोल ऑफ आयुर्वेद इन हेल्थ एंड वेलनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेद, इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट आयुर्वेद एंड आयुर्वेद ट्रीटमेंट एंड होम रेमेडीज। ये इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। दिस इज अ बाइलिंगुअल प्रोग्राम, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन हिंदी और इंग्लिश। और अब फोन लाइन्स खुली हैं स्टूडियो की। आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 011-2331-4444, दूसरा नंबर है 23717106 और 23421050। इस पर फोन करके दिल्ली का एसटीडी कोड 011 अवश्य लगाएं इससे पहले और आप अपने सवाल पूछें। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। फोन कॉल्स का इंतजार है, लेकिन सबसे पहले राजेश जी, जो ये अभी इतना बड़ा एक सम्मेलन और आरोग्य प्रदर्शनी आयोजित की गई, इसके आयोजन पर आप क्या कहेंगे? कितना बल और प्रोत्साहन मिला है? ये बहुत बड़ा आयोजन था। मैं इसका ग्रैंड्यूर का बारे में बताना चाहूंगा जी। जहां 4700 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर हुए, उसमें से 250 से ज्यादा विदेशों के थे। लगभग 45 देशों से यहाँ लोग आए। ये विशेषज्ञ, एकेडेमिया, इंडस्ट्री, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, एक प्रकार से आयुर्वेद के सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ आए जी। और एक्सपो में 250 के आसपास स्टॉल्स थे। न केवल भारत के, लेकिन बाकी देशों के भी जो आयुर्वेद के काम करते हैं, ऐसे देशों के उसमें बिजनेस के शोकेस रहे। और 4 दिन में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको विजिट किया एक्सपो को। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और ये बड़े व्यापक स्तर पर सरकार ने आयोजन किया और सीधा सीधा देखने को भी मिला कि लोगों की प्रतिभागिता इसमें कितनी बढ़ी है, इंटरेस्ट, रुचि बढ़ी है, पसंद बढ़ी है। हमारी पहली श्रोता हमसे जुड़ गई हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। रिंकी हमारे साथ हैं। हम आपका सवाल लेते हैं। रिंकी जी, बोलिए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। और आपके साथ मैम और सर है, उन्हें मेरा नमस्ते जी। रिंकी जी जी सर, मेरा ये जैसे आयुर्वेद से संबंधित सवाल किए जा रहे हैं। ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पहले क्या था, मैं गाना गाती थी तो बशर्ते कुछ खाना अटकने लगा मेरे गले में, फिर मैंने नमक पानी से गरारा कर लिया, तो क्या हुआ कि मैं एक तरफ का थ्रोट मेरा बढ़ गया। तो आयुर्वेदिक में ऐसी चीजें जो मेरे गले को ठीक कर सके, क्योंकि मैं जब कुछ बोलती हूँ तेज से तो फिर वैसे हो जाता है। रिंकी जी, आपको ये बहुत आप जरा इसको देखिए कि आपका गला खराब करने वाले कोई कारण को तो आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत ठंडा पानी है या ठंडे जूसेस है या दिन में सोते हैं या आपके कोई एलर्जी है किसी चीज की, ये सब देखना चाहिए। और इसके लिए सिंपल, यदि घर में आपके कोई चीज आपको यदि देखनी हो गले को बारी बारी खराब करने से रोकने के लिए, तो आप लौंग और मिश्री का चूर्ण बना के रखिए सेम क्वांटिटी में। जैसे आपने जितना लौंग लिया उतना मिश्री लेकर के उसका पाउडर बना के थोड़ा थोड़ा चुटकी भर मुंह में रखा करिए। इससे आपका जो गला बारी बारी खराब होता है वो नहीं होगा। और ये से यदि ठीक न हो तो आपको अपने पास के किसी चिकित्सक, आयुर्वेद के चिकित्सक को बताना चाहिए, आयुष के कोई भी चिकित्सक हो, उनकी सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि अंडरलाइन कॉज यदि कोई दूसरा है तो उसको देखने के लिए चिकित्सक की आवश्यकता होती है। जी डॉक्टर साहब, जो आजकल हम प्रदूषण की बात करते हैं बड़े शहरों में, रिंकी जी तो बलरामपुर से हैं, मुझे लगता है वहाँ ऐसी समस्या नहीं होगी, पर जो बड़े शहरों में हैं उनको जो प्रदूषण की एक समस्या होती है कि बाहर निकलना है, प्रदूषित हवा में सांस भी ले रहे हैं, तो उसका भी गले पर प्रभाव पड़ता है? ये निश्चित रूप से पड़ता है।
उसके लिए एक सिंपल जो थे हम चूंकि हमने यहाँ शुरू में अपने जो टोन सेट किया ना कि हम घरेलू इलाज की बात करेंगे, वास्तव में इसके पीछे काफी साइंस है। हम नाक में तिल का तेल लगाते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं, घी लगाते हैं, इसी परंपरा है हमारे यहाँ। हमने इसके ऊपर काफी प्रयोग किए हैं और पता चला है कि इतना मात्र करने से भी जो प्रदूषण के कारण जो धूल के कारण नाक में जाते हैं उसमें बहुत उस पर बहुत चेक होता है, उसको रुकता है, बहुत सारी मात्रा में रुकता है। तो प्रदूषण से रोकने का एक तरीका ये भी है कि नाक में सुबह नहाने के बाद इसमें से जो भी उपलब्ध हो तेल, तिल का तेल या घी लगा लेने से भी बहुत बहुत लाभ मिलता है। और बाकी प्रदूषण से बचने के लिए तरीका यही है कि हम क्या करते हैं, काम में लगे रहते तो पानी नहीं पीते, गुनगुना पानी लगातार पीते रहते हैं तो भी प्रदूषण के कारण जो गले के अंदर माध्यम से जो धूल के कण जाके सांस की नली में जाते हैं जी, के माध्यम से जाते हैं, वो फिर यहाँ इकट्ठे होते हैं कफ के रूप में होते हैं। तो ये से छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए। जैसे आयुर्वेद में सीतोपलादी है, हम घर में जानते हैं सीतोपलादी। तो सीतोपलादी का चूर्ण जो है यदि किसी का गला खराब हुआ तो थोड़ा शहद के साथ ले लें। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये सब इलाज जो है जिसकी हम चर्चा करते हैं ये बहुत आसानी से उपलब्ध है। उसके सिवाय भी जो बहुत बड़े बड़े काम चिकित्सा के सिवाय हो रहे हैं आयुर्वेद में, जैसे आयुर्वेद खाली चिकित्सा का शास्त्र नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हेल्प करते हैं। हमारा प्रमोशन ऑफ हेल्थ जिसको कहते हैं ना कि बीमार न पड़े, बहुत सारे उपक्रम उसमें हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या। डॉक्टर साहब ये आपने अच्छी बात कही कि ये नहीं कि सिर्फ इलाज करेंगे, ये मनुष्य को स्वस्थ रखने दोनों तरीके से, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रखने के लिए भी कारगर उपाय है। हमारे अगले श्रोता हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से राजा, हमारे साथ फोन लाइन पर। राजा जी बोलिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अनिता जोशी जी, आपसे मुझे बात करने का बहुत ही ये आरज़ू थी, तो आज पूरी हुई, आपसे बात मेरी हुई है, सबसे खुशी की बात यह है। जी शुक्रिया। आप सवाल पूछें अपना। जी जी। और आज का जो टॉपिक है आयुर्वेद, तो इसके बारे में मुझे सर से ये मालूम करना है कि हम लोगों के लिए शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर आयुर्वेद कितना मुफीद होता है। ठीक ठीक। जैसे आपका प्रश्न बहुत एकदम उत्तम है, क्योंकि आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए जो उसको डिफिनेशन कही ना कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, तो न केवल शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय बताएं, लेकिन मन को प्रसन्न रखने के भी उपाय बताएं। तो हम स्वस्थ जब कहे जाएंगे जब हम शरीर से तो स्वस्थ हो लेकिन मन से भी प्रसन्न हो। इसलिए इसमें 3 चीजें हैं कि हम अपना आहार का ध्यान रखें, मतलब समय पर भोजन लें, जब भूख लगे तब लें, और विविधता वाला भोजन लें, एक ही एक चीज रोज न खाएं, व्यायाम करें और निद्रा पूरी करें। तो ये 3 चीजें ऐसी है कि यदि हमने व्यायाम रेगुलर किया, और व्यायाम के लिए भी अलग अलग व्यक्ति को कितना व्यायाम करना चाहिए उसके प्रिस्क्रिप्शन से जो अपने चिकित्सक से पूछना चाहिए, और कितना सोना चाहिए। तो हम रात को यदि समय पर सोते हैं और 7-8 घंटे की निद्रा लेते हैं, समय पर भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये 3 चीजें बेसिक है, उससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये इतनी सिंपल बात है जो हम सभी पता होती है लेकिन हम करते नहीं है, वो करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये सब बताया, आहार और विविध आहार, व्यायाम और निद्रा, तो यानी कि क्या हम आयुर्वेद को एक जीवन जीने की शैली भी कह सकते हैं? ये जीवन जीने की कला ही है। आप इसको ऐसे देखिए कि आप आयुर्वेद के शब्दों को, संस्कृत को यदि आप उसका अर्थ देखते हैं तो आयुर्वेद को आयुषो वेद इति आयुर्वेद कहा है, मतलब जो आयुष का वेद है, जो जीवन विज्ञान है, जीवन के बारे में बताता है। तो ये प्रारंभिक रूप से स्वास्थ्य का विज्ञान है, चिकित्सा का विज्ञान नहीं है, जीवन की शैली बताता है वो। इसीलिए तो ये सब चीजें उसमें से उभर के आती है। जी डॉक्टर साहब, हरियाणा सोनीपत से हमारे अगले श्रोता हैं रवि, हमारे साथ। रवि जी बोलिए, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते रवि जी। जी सर, मेरा ये सवाल है, जैसे कि ये रिपोर्ट्स आती रहती है कि इन दवाइयों में हैवी मेटल्स होते हैं, तो क्या लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से कोई कैंसर का खतरा हो सकता है सर? जी ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि दवाइयों में हेवी मेटल से ये नेगेटिव है, ऐसा होता नहीं है। और आयुर्वेद में शेड्यूल ई करके एक ड्रग है जो बिना चिकित्सक की सलाह से मिलना चाहिए। औषधि तो औषधि होती है, औषधि आहार नहीं है, उसको खाने की तरह नहीं ले सकते, बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं ले सकते।
तो जो शेड्यूल ई ड्रग है वो बहुत बहुत कम मात्रा में बहुत कम दिन के लिए लेनी होती है। उसको चिकित्सक के सलाह के बिना यदि कोई बहुत लंबे समय तक ले तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अदरवाइज ये 5000 साल से हमारे देश में है और 5000 वर्ष से जिसका प्रयोग हो रहा है और उसके प्रमाण इतने सारे हैं, उसको हम कैसे ऐसे कह करके खारिज कर दे कि इसमें ये है इसमें वो है। ये निश्चित बात है कि कोई भी औषधि आपको लेनी हो बिना चिकित्सक को पूछे नहीं लेनी चाहिए। जी, जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम सरकार द्वारा आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। बेंगलौर से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं शशिधर। शशिधर जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, थैंक यू मैडम। एक्चुअली इट इज रिगार्डिंग द हेमोरॉइड्स। वो इसका जिसका नाम पाइल्स होता है, वो जो ग्रोथ होता है स्किन के नीचे जो एनएस के एक्सटर्नल पार्ट पे, उसको रिड्यूस करने के लिए आयुर्वेद में क्या चिकित्सा है, क्या इलाज हो सकता है? सिद्धर जी, ये जो हेमोरॉइड्स जिसको पाइल्स भी बोलते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे प्राइमरी फर्स्ट डिग्री के हैं तो औषधि की सहायता से ठीक होते हैं। उसके लिए बहुत सारी औषधि है, चिकित्सक को बता के लेनी चाहिए। लेकिन उसके साधारण जो लाइफस्टाइल वो बताना चाहूंगा कि जिनको पाइल्स की समस्या है उनको कब्ज नहीं होने देना चाहिए। उनको जोर से अपने जब शौच के लिए जाए, लेट्रिन के लिए जोर नहीं लगाना चाहिए। कब्ज न हो वो ध्यान रखना चाहिए। वो गर्म पानी में बैठना चाहिए, इससे फिर ये लाभ मिलता है। लेकिन इसके आगे यदि वो ग्रेड सेकंड डिग्री का हो गया है, थर्ड डिग्री का हो गया, तो उसमें आयुर्वेद में क्षारसूत्र चिकित्सा है। क्षारसूत्र चिकित्सा में उसके एक्सपर्ट होते हैं। वो बिना ऑपरेशन के वहां एक मेडिकेटेड थ्रेड्स को लगा करके और इलाज करते हैं, तो वहां से वो पाइल्स निकल जाता है। लेकिन वो बिना चिकित्सक के नहीं होता। ये सब चीजों के लिए चिकित्सक की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई विशेष आहार या कुछ ऐसा जो खाना चाहिए जिससे ये तकलीफ ना हो, कुछ ऐसा न हो? जैसे पत्ते वाली सब्जियां हैं, सीजनल फल है, अनाज है, गेहूं को छोड़ करके बाकी जो हम जिसको बाजरा मक्का और जवार वगैरह जो खाते हैं, जौ खाते हैं, ऐसे आहार उसको खाना चाहिए। इसमें क्या लंबे समय तक भूखे रहने से या पानी कम पीने से भी ये समस्या होती है। यानी पानी का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए और सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो आपको अपनी डाइट में लेने चाहिए। अगले श्रोता हैं पंकज, दिल्ली से हमारे साथ। जी पंकज जी, बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे आजकल शुगर बहुत आम है, तो क्या आयुर्वेद के इलाज से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए पंकज जी, शुगर के जो है समस्या वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है टाइप 1, जिसमें छोटी आयु में किसी को पैंक्रियास में कोई दिक्कत हो गई, उनका इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो उनको इंसुलिन देना पड़ता है। वो टाइप 1 डायबिटीज होते हैं। और अधिकतर लोग टाइप 2 के होते हैं, जिनको कुछ आयु के बाद शुगर की समस्या होती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लार्ज स्केल स्टडीज हुए, आयुर्वेद में भी उसके बारे में बहुत सारे प्रमाण है कि यदि हम लाइफस्टाइल ठीक करें तो रिवर्सल होता है। जैसे किसी को मोटापा है, तो मोटापा के कारण यदि टाइप 2 डायबिटीज हुआ है तो वजन कम करने से मधुमेह नियंत्रण में आता है। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन किसी का जीवन स्तर ही ऐसा है कि जो इसको नहीं कर सकते, या किसी के पारिवारिक जैसे आनुवंशिक कारण से भी डायबिटीज है, तो उनको फिर औषधि लेनी पड़ती है। तो औषधि और लाइफस्टाइल मिलकर के भी इसका इलाज हो सकता है। तो ये एक प्रकार से मधुमेह ऐसा रोग है कि जो चिकित्सक की सलाह के साथ यदि हम इसको ध्यान रखते हैं तो बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे शुगर बढ़ना कहते हैं ना, तो ये फलों में या किस तरह के फल ले सकते हैं? सिट्रिक एसिड वाले ले सकते हैं या इसमें हाँ, आपकी बात सही है। सीजनल फलों में जो बहुत मीठे फल है उसको छोड़ करके, जैसे केला, आम, ऐसे फल नहीं लेकर के, और जैसे अमरूद है, पपीता है,
है, हाँ पपीता है, सिट्रस फ्रूट्स है, अनार है, ये ले सकते हैं। और सभी चीजों को एक प्रकार से नियंत्रित मात्रा में लेना चाहिए। मधुमेह का मुख्य विषय क्या है कि हम लोगों को एक साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए और थोड़ा धीमे धीमे चबा के खाते हैं और वेराइटीज ऑफ फूड लेते हैं। और तो जनरली मधुमेह के शुगर कंट्रोल में रहता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग मधुमेह का जैसे पता चलता है शुगर हो गया तो हमेशा मानते हैं कि शुगर लेने से शुगर बढ़ता है। तो मैं ऐसा नहीं है। शुगर के सिवाय भी बहुत सारे फूड्स हैं, जैसे नमकीन है, डीप फ्राइड फूड्स है, या बाजार की चीजें हैं, या मैदा है। ऐसी चीजें खाने से भी वजन भी बढ़ता है और शुगर की भी प्रॉब्लम बढ़ती है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आयुर्वेद दोषों में संतुलन रखता है, यानी जैसे कफ और पित्त और वात जो है इनमें संतुलन बना सकता है। जी। तो इसको हम कैसे अपने श्रोताओं को इसके बारे में बताएंगे? इसमें क्या है कि हमारे पास जो सबकी हमारी अपनी अपनी प्रकृति है, हम अलग अलग है। जैसे अभी पंकज जी ने प्रश्न पूछा, तो पंकज जी हो सकता है वात प्रकृति के हो, प्रकृति के हो, या कफ प्रकृति के हो। तो हमारे पास ये प्रकृति सिद्धांत है ना, ये हमारी विशेषता है, अपनी आयुर्वेद की विशेषता है। उसके अनुसार वात प्रकृति के लिए, पित्त प्रकृति के लिए, कफ प्रकृति के लिए अलग अलग प्रकार के सलाह होती है। कि मैं उदाहरण देता हूँ कि वात प्रकृति के लोग दुबले पतले होते हैं, वो उनका वजन नहीं बढ़ता, तो उनका नरिशमेंट का ध्यान रखना चाहिए। कफ प्रकृति के लोगों का वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ऐसे कहते हैं लोग कि ये तो हवा पानी से ही इनका वजन मोटे हो जाते हैं की टेंडेंसी हो जाती है। तो उनके लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनको हम ऐसा डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन दें कि वो उनका वजन न बढ़े, हाई कैलोरी फूड न ले वगैरह। और पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनको समय पर खाना खाना चाहिए। समय पर खाना नहीं खाए तो उनको दिक्कत होती है। तो ये इंडिविजुअलाइज प्रिस्क्रिप्शन जो है ना, आयुर्वेद की विशेषता है। वो वात पित्त कफ का संतुलन बना के रखते हैं तो वो स्वस्थ है। जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आए, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के कार्यक्रम में वेलिडिक्सी में आए, तो उन्होंने अपने भाषण में भी कहा, इसकी बात करी कि आयुर्वेद की विशेषता क्या है, कि वो समदोष करके एक सूत्र भी उन्होंने संस्कृत में बोला। उसका मतलब ये सूत्र ऐसा है, समदोष समाग्निश समुधातु मूलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। तो उसका अर्थ ये है कि सभी दोष शरीर के सभी धातुएं मतलब टिश्यूज और अपनी जो एक्सक्रीशन की क्रिया है, मल त्याग वगैरह, वो सब यदि समान है, अच्छा है। और यदि आत्मा अपने पंच ज्ञानेन्द्रिय और हम सब ये मन, ये सब प्रसन्न है, तभी हम स्वस्थ हैं। तो प्रधानमंत्री जी यही बात करी कि आयुर्वेद जो है वेलनेस की बात करता है, सिर्फ चिकित्सा की बात नहीं करता। तो ये एक जो परिपूर्ण एस्पेक्ट है, उसको समझने के लिए हम लोगों को जीवन अपनी दिनचर्या को, मतलब दिन में सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उपक्रम करते हैं, क्या करते हैं। ऋतुचर्या, जैसे अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक जैसे आहार विहार होता है, डाइटरी थिंग्स। हम लोग जानते हैं कि सर्दियों में हम विशेष प्रकार का खाना खाते हैं, जैसे बाजरा की रोटी सर्दियों में खा सकते हैं, गर्मियों में नहीं खा सकते। इस प्रकार के जो ये हमारे जो इंडिजिनस हेरिटेज नॉलेज है ना, नॉलेज के कारण हम बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। जैसे अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इस वर्ष है, हम मिलेट्स को आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो हम जानते हैं कि आज से 40-50 वर्ष पहले हम सिर्फ गेहूं और चावल नहीं खाते थे। हाँ, मोटा अनाज खाते थे, बिल्कुल मोटा अनाज खाते थे। खाने से बहुत स्वास्थ्य आता है। अब दुनिया भर में इसका जो चलन बढ़ गया है, तो बहुत ओवर प्राइस में लोग इसको लेते हैं। वास्तव में ये तो बहुत स्वस्थ है, स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधा है। तो आयुर्वेद इन सब चीजों की बात करता है जी। अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर, हमारा इंतजार कर रहे थे। धर्मवीर जी, आप अपनी बात बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे छोटे छोटे 2-3 सवाल पूछने हैं। पूछिए। हमारे बच्चे जिम करते हैं, तो हमारे बच्चे ज्यादातर जो बताया जाता है कि जो पाउडर खाते हैं प्रोटीन के लिए, हमें आयुर्वेदिक में ऐसा बताइए, खुल के बताइए कि जो आयुर्वेद में प्रोटीन की क्या मात्रा है, क्या जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये खाना चाहिए, क्योंकि ये विदेशी जो पाउडर है। दूसरा सवाल ये डॉक्टर साहब, जैसे कि गुड़, शक्कर और च्यवनप्राश डायबिटीज वालों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और एक चीज और, आज एक जानकारी आई है कि जो मुंह में तेल डाल के और उसका कुल्ला करना चाहिए, 10 मिनट तक कुल्ला करते हैं। ठीक है। तीनों सवालों का जवाब दिए। आपके 3 सवाल है।
पहला सवाल इन्होंने प्रोटीन वाले पाउडर के बारे में पूछा कि आयुर्वेद में, मेरे ख्याल से ये उसका रिप्लेसमेंट पूछ रहे हैं कि वो ना लेकर अगर आयुर्वेद में कोई चीज हो तो उसको बोले। जी, ऐसा है कि पहली बात तो है कि ये प्रोटीन पाउडर लेने नहीं चाहिए, नहीं लेने चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे साइंस है, बहुत सारे इसके ऊपर पब्लिकेशंस भी है। ऐसा करने से अपना पूरा फिजियोलॉजी ऑल्टर होता है, तो वो नहीं लेना चाहिए। उसके बदले आयुर्वेद में क्या रिप्लेसमेंट है, हम सब सत्तू जानते हैं। हाँ जी। चने का सत्तू, चने जौ का सत्तू, मूंग की दाल के लड्डू वगैरह, तो ये ऐसी जो दालों से बनती है वो सब हाई प्रोटीन होती है। सभी दालों में एवरेज 19 से लेकर के 24% तक प्रोटीन होता है। साबुत दालें जो हैं वो ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। सोयाबीन से ज्यादा जो भारतीय दालें हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है हमारे इंडियन गट के लिए, मतलब हमारे डीएनए को भी सूट करती है वो, और उसको ले सकते हैं। ये काला चना भिगा के भी ले सकते हैं, काला चना भिगा के भी ले सकते हैं, मूंग भिगो के ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास जी। और जो इन्होंने कहा कि डायबिटीज का पेशेंट जो हो वो गुड़, शक्कर और च्यवनप्राश की बात कही, वो ले सकता है। तो च्यवनप्राश डायबिटीज के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, निश्चित रूप से नहीं लेना चाहिए। और गुड़ और शक्कर? गुड़ शक्कर भी नहीं लेनी चाहिए। शहद में क्या है कि जो इजी कार्बोहाइड्रेट है, जो इमीडिएटली शरीर में एसिमिलेट हो जाता है, वो जिनके पास मधुमेह है, जिनकी शुगर तुरंत बढ़ जाती है, नहीं लेना चाहिए। वो गुड़ हो, शक्कर हो या च्यवनप्राश हो, अच्छा, उसको नहीं ले सकते। उसके दूसरे ऑप्शन हैं, जैसे च्यवनप्राश के अंदर आंवला है, तो आंवला ले सकते हैं, लेकिन च्यवनप्राश नहीं ले सकते। जैसे गुड़ शक्कर नहीं ले सकते, लेकिन गुड़ शक्कर की जगह पर स्टीविया करके जो एक आयुर्वेदिक प्लांट आता है, जो उसका स्वाद मीठा होता है, तो वो आप डाल के लीजिए दूध में डाल करके, तो अपने आप चीनी जैसा मीठा लगता है, लेकिन अंदर चीनी नहीं होती। लेकिन गुड़ शक्कर और च्यवनप्राश उनको नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने ये प्लांट का नाम क्या बताया, एक बार फिर से बताइए। स्टीविया। अच्छा, ठीक है। और तीसरा इनका सवाल था मुंह में तेल डालकर कुल्ला करना, कुछ इन्होंने बोला। कवल धारण बोलते हैं आयुर्वेद में, इसके लिए संस्कृत शब्द है कवल धारण। इसको ऑयल पुलिंग थेरेपी कर भी बोलते हैं। अच्छा। के बहुत सारे लाभ है, काफी विज्ञान है। और जैसे तिली का तेल हमने मुंह में डाला और मुंह में डाल करके इसको स्विश किया, मतलब मुंह में घुमाया, अच्छा, करे गले में नहीं ले जाना, 2-3 मिनट तक किया, तो इसके लाभ में ये है कि एक तो अपने मुंह के जो बैक्टीरियल ग्रोथ है नॉर्मलाइज होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो नुकसान करने वाले बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अपने मसूड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं, अपने दांत बहुत अच्छे हो जाते हैं, और एक प्रकार से पूरे ओरल कैविटी का स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये तेल किस चीज का है डॉक्टर साहब? तिली का तेल सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, तिल का तेल। ठीक है। ठीक है, हमारे अगले श्रोता हैं लोनी गाजियाबाद से यामिन रेडियो वाला। हेलो जी, मैम नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम मैंने ठीक बोला? यामिन रेडियो वाला? मैं यामिन भाई रेडियो वाला, चिरोड़ी लोनी जिला गाजियाबाद। अच्छा, स्वागत है आपका। जी, मैं सर से जानना चाह रहा था कि आयुर्वेदिक में और यूनानी में क्या फर्क है, तो ये बताएं। और क्या आयुर्वेदिक में सभी बीमारियों का इलाज है? जी यामिन भाई, आयुर्वेद और यूनानी वैसे दोनों के सिद्धांत एक है। इसके पीछे इंटरेस्टिंग तथ्य ये है कि भारत से ये अरब देशों की तरफ, मतलब अरब के लोग आयुर्वेद के ज्ञान को लेके गए, वहां से यूनान पहुंचा, ग्रीस में पहुंचा, वो वहां से ग्रीस से वापस आया, पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ, वापस भारत में आया। तो आप देखेंगे कि दोनों के सिद्धांतों में बहुत सारी साम्यता है। सिर्फ वो जो नॉलेज है वो पर्शियन में है, यूनानी का, आयुर्वेद का संस्कृत में है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स है, औषधि भी सेम है, और करीब करीब एक प्रकार का विज्ञान है दोनों, और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन दोनों के जो मूल ग्रंथ है वो अलग अलग है। और दूसरा आपका ये कहना था कि क्या आयुर्वेद में सभी रोगों का इलाज है? निश्चित रूप से, लेकिन जब हम इलाज की बात करते हैं ना, तो क्योर और इलाज में फर्क है। आप कहेंगे कि ये कोई चीज, जैसे हमें जुकाम हो गया, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, तो इसको क्योर कहते हैं। किसी को डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज होने के बाद उसको औषधि लेकर के, लाइफस्टाइल से, डाइटेटिक्स से उसको हम शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। शुगर ठीक नहीं होती तो इसको इलाज बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो आयुर्वेद में सभी रोगों का ट्रीटमेंट है, जैसे एलोपैथी में है। लेकिन वो सभी रोगों का क्योर है ऐसा कोई कहता है तो वो ऐसा बड़ा क्लेम नहीं करना चाहिए। क्योर इज डिफरेंट थिंग। चिकित्सा सभी रोगों की आयुर्वेद में होती है। जी, केशव है हमारे अगले श्रोता दिल्ली से। जी केशव जी बोलिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, ये पूछना चाहता हूँ, ये मोटे अनाज से क्या क्या फायदे होते हैं
और दूसरा जैसे ये देसी दवाइयाँ अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली जी, जैसे अगर नॉर्मल लाइफ में हम डेली यूज में ले सकते हैं नहीं? अच्छा जी जी, असल में मोटे अनाज से बहुत सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। मतलब हमें शरीर को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट नहीं चाहिए, हमें ट्रेस एलिमेंट चाहिए, कुछ ऐसे छोटे छोटे जैसे क्रोमियम है या सेलिनियम है या अलग अलग प्रकार के विटामिन है, वो मोटे अनाज में ज्यादा होते हैं। और उसके कारण एक दूसरा भी लाभ होता है कि हमारे पेट जो है वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो पेट के अनुकूल है, कब्ज नहीं होने देता और पाचन भी ठीक करता है, मोटिलिटी आपके हाथों की भी ठीक करता है। और मोटे अनाज का एक फायदा ये भी है कि वो जैसे हम गेहूं की जगह, चावल की जगह मोटे अनाज लेते हैं, तो जो गेहूं चावल में नहीं ऐसी बहुत सारे पोषण उससे भी मिल जाता है। तो मोटा अनाज इस तरीके से लेना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल ये था कि कुछ जो मतलब टॉनिक की तरह से कुछ दवाइयां अगर ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो अश्वगंधा और हाँ जी और ये सफेद मूसली उन्होंने पूछा। वास्तव में आयुर्वेद में ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसको रसायन बोलते हैं। रसायन का मतलब जो हमें नित्य रूप से स्वस्थ रखते थे, जो औषधि के रूप में न लेकर के यदि ये नित्य लेते हैं, जैसे सप्लीमेंट कहते हैं, विटामिन लेते हैं, उस तरीके से तो स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। इसलिए इसको ले सकते हैं, लेकिन चिकित्सक के साथ बात करके लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन अच्छा है वो चिकित्सक बता पाएंगे और निश्चित रूप से ले सकते हैं। लंबे समय तक लेने पे भी उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन आपके लिए अश्वगंधा चाहिए या शतावरी चाहिए या दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, मूसली चाहिए, वो चिकित्सक बता पाते हैं। और वो कितने समय तक आप लें ये भी चिकित्सक से परामर्श करके ही आप लें तो वो ज्यादा अच्छा है ना। रसायन औषधियों की विशेषता क्या है कि ये बहुत लंबे समय तक लेने से नुकसान नहीं करते, लाभ ही करते हैं। लेकिन चिकित्सक की निगरानी में लेने से चिकित्सक उनके अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, व्यक्ति के अनुसार उनके लिए कौन सी चीज की आवश्यकता है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये एक बात और पूछना चाहूंगी कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद और योग भविष्य की नई उम्मीदें हैं, जिन्हें पहले तो अनदेखा किया गया, लेकिन अब लगातार प्रयासों के बाद आयुष उद्योग 7 गुना बढ़ा है। तो इससे कृषि क्षेत्र को और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में कितने लाभ आप देखते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि उस समय 20,000 करोड़ का था, लगभग अभी 1.5 लाख करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ का हो गया। तो ये इसका रेसिप्रोकल इफेक्ट होता है, पीछे की तरफ उसका बैकवर्ड लाभ मिलता है। जैसे हमारे पास अभी लगभग 2 लाख हेक्टेयर में जड़ी बूटियों की खेती होती है और ये जड़ी बूटियों की खेती कैश क्रॉप है। उसमें जैसे हम कहते हैं कि हमें किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, हम सरकार का संकल्प के काम कर रहे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए, क्या 3 गुनी करने के लिए भी ये क्षेत्र में बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और उसको कैपिटलाइज करने के लिए हमारे राष्ट्रीय पादप कल्याण बोर्ड है, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, वो हम लोग उसके माध्यम से काश्तकारों को, अपने कृषिकार बंधुओं को हम जानकारी देते हैं कि कैसे कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसको सीड्स उपलब्ध कराते हैं, के लिए इंडस्ट्री से बात कराते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि विश्व आयुर्वेद सम्मेलन की सफलता से वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद की उपस्थिति दिखाई दी। कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज की चर्चा और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने और उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी धन्यवाद। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए हमारी वेबसाइट लॉग ऑन करें newsonair.nic.in। और अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे हम चर्चा के लिए फिर उपस्थित होंगे। चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।